कल हमने पढ़ा था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनके पास जो एडिशन है उसमें एग्जांपल डिफरेंट दी गई है, तो मैंने कहा था कि आप इसी एडिशन को फॉलो कर लें। ये एडिशन मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया था, किसी को नहीं मिला तो मैं दोबारा आज सेंड कर दूंगा। आप इसी एडिशन को फॉलो कर लें और आपके पास जो एग्जांपल्स हैं वो फिर सेम ही होंगी, तो समझना ज़रा इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन कम हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। यार तुम्हें आवाज आ रही है? तुम्हें आवाज आ रही है? मूविंग फर्दर, ओके, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कल हमने देख लिया था। वर्क एज अ डॉट प्रोडक्ट, ये बात हम पहले भी जानते हैं, सो ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं कि हम इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, लेकिन हम सिर्फ ये जान लेते हैं कि यस, वर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। ठीक है, व्हाई? बिकॉज एफ डॉट एस, वाई? बिकॉज हमने कहा था कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम फोर्स किसी दूसरी सिम्त में लगाएं और डिस्प्लेसमेंट किसी और सिम्त में हो। ठीक है, लाजमी नहीं कि जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ को बॉडी जाए। कई बार हम किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हो सकते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी दूसरी एंगल पे हो सकती। जैसे आपके सामने ये तस्वीर बनाई गई है, ये कि एक बंदा जो है वो एक स्ले को खींच रहा है। मतलब ये आपको जो तस्वीर दिखाई गई है, ये बर्फीले इलाके जहाँ पर बर्फ पड़ती है वहाँ पर बर्फ पर जाने के लिए ये गाड़ियाँ होती हैं, इनको कहा जाता है स्ले। ठीक है, सो वो उसको खींच रहा है और देखिए उसने अपने शोल्डर के ऊपर से वो रस्सी गुजारी है। और अगर आप उस हिसाब से देखें तो देखिए फोर्स तो इस एंगल पे लग रही है। फोर्स की अगर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करना चाहूँ तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन है। ठीक है, जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखें, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। ठीक है, सो दैट इज एन इशू। नाउ यू कैन सी दैट दोनों सूरतों में हमारे पास ये देखिए, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। मतलब जो गाड़ी है वो तो इस तरफ को जा रही है, वो तो ऊपर को नहीं ना खींची जाती, जबकि जो पर्सन इसको खींच रहा है वो तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो देखिए इस एग्जांपल में जिस तरफ को फोर्स लगाई जा रही है डिस्प्लेसमेंट उस तरफ को नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट उससे थोड़ा एंगल डिफरेंट पर हो रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास आ जाएगा, बहुत सारी मसाइल पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम इस तरह के केस में हम देखते हैं कि हमें जानना पड़ेगा कि चले अगर फोर्स इस एंगल पर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस एंगल दूसरे एंगल पर है तो वर्क कितना होगा। तो उसके लिए हमने कहा कि हमें चाहिए कि फोर्स का कितना इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो वो निकालेंगे जब हम, तो वो हमारे हमारे पास देगा डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। यहाँ अगर आप लिखना चाहें तो एफ डॉट एस को लिखा जा सकता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क वुड बी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं और आप वर्क डन जो है वो इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं कि वर्क इज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज पावर। पावर भी हम पढ़ चुके हैं, पावर क्या होता है। पावर से भी हम लोग वाकिफ हैं, व्हाट इज पावर। ठीक है,
the rate at which work is done is called power. ठीक है, the rate of doing work is called power. अब रेट से क्या मुराद है? रेट से मतलब होता है कि कितने वक्त में, ठीक है. सो हाउ मच वर्क इज डन इन यूनिट टाइम डिफाइन द पावर. ठीक है. अब मिसाल के तौर पर आप दो मोटर्स लगाते हैं सेम काम करने के लिए. मिसाल के तौर पर आपके पास है एक पानी का टैंकर है, ठीक है, और उससे पानी आपने एक टैंकर से दूसरे टैंकर में मुंतकिल करना है, और उसके लिए आप एक वो ले आते हैं, मोटर ले आते हैं जो कि पंप करे पानी को एक टैंकर से दूसरे टैंकर के अंदर. ठीक है. फॉर एग्जांपल उस टैंकर के अंदर पानी है 10,000 लीटर. तो इस तरह के आपके पास दो केसेस हैं. एक केस में आप क्या करते हैं कि जो मोटर है वो तकरीबन 40 मिनट्स में वो काम कर देती है, दूसरी मोटर जो है उसको तकरीबन 1 घंटा लग जाता है. तो जाहिर सी बात है कि हम कह सकते हैं कि जिस मोटर ने 40 मिनट्स में सारा पानी ट्रांसफर कर दिया है उसकी पावर ज्यादा है. क्यों? क्योंकि सेम वर्क था, एक जितना काम था, लेकिन जल्दी उसने कर लिया, तो हम कहते हैं कि दैट इज मोर पावरफुल मोटर. ठीक है. सो पावर हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि काम करना हो, कितना काम और कितने वक्त में. ठीक है. सिर्फ ये नहीं कि काम ज्यादा जो कर ले वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा काम जो कम वक्त में करे वो ज्यादा पावरफुल चीज होती है. ठीक है. सो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज वर्क पर यूनिट टाइम. ठीक है. जबकि इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी वो डेरिवेटिव ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. where dw is a small amount of work done in infinitesimal time interval dt if the power is constant in time. अगर power constant of work is equals to power multiplied by t. so पावर का जो यूनिट है वो आ जाता है, कहलाता है वाट. ठीक है. वाट. सो 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड. ठीक है. दैट्स इट. इस चीज से भी हम सच पहले से वाकिफ हैं. सो पावर के दो फॉर्मूले होते हैं. एक तो वर्क पर यूनिट टाइम. अब हम वर्क की यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं. वर्क की वैल्यू थी एफ डॉट एस, तो क्योंकि ये डी है तो एफ डॉट डी एस. ठीक है. अब आप नीचे देख सकते हैं डी एस ओवर डी टी होता है. द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी. सो एफ डॉट वी, सो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी. सो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो फिर हमारे पास पावर इज इक्वल टू एफ वी. दैट्स इट. ठीक है. The power can be represented as the dot product of force multiplied by velocity. ठीक है. ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज दिस वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. ठीक है. सो तब वर्क कैसे निकालेंगे जब लगने वाली फोर्स जो है वो कांस्टेंट ना हो बल्कि वो वेरिएबल हो, जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिखाया गया है. यहाँ पर फोर्स लिखी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखी. तो देखिए फोर्स जो है वो ऐसे चेंज हो रही है. अगर स्ट्रेट लाइन होती तो हम कहते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स जो है वो एक कर्व है. सो दिस इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. अब हमने कहा था कि वर्क होता है एफ डॉट एस. ठीक है. सो अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती, कांस्टेंट फोर्स होती, तो एरिया अंडर द कर्व वुड बी इक्वल टू वर्क. ठीक है. सो हमने बेसिकली निकालना क्या है, हमने ये पिंक शेडेड एरिया निकालना है कितना है, तो हमें वर्क की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. लेकिन मसला ये है कि अगर तो ये कोई खास शेप होती, अब मैं आपके सामने यहीं पे बना देता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह से होता कि ये वर्टिकल एक्सिस, ये एफ वाली एक्सिस और ये एक्स की एक्सिस. ठीक है. और अगर मेरे पास जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से होती, ये देखिए इस तरह से. ठीक है. तो फिर एरिया अंडर द कर्व किस तरह का होना था, देखिए फिर एरिया अंडर द कर्व होना था ऐसे. अब ये जो एरिया अंडर द कर्व है, नाउ दिस इज अ रेक्टेंगल. ठीक है. अब रेक्टेंगल के लिए एरिया निकालना बड़ा आसान है. अब क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर देंगे, एरिया आ जाएगा.
लेकिन ये वाली जो तस्वीर हमारे सामने लिखी हुई है, सॉरी बनी हुई है, ये वाली जो तस्वीर बनी हुई है, इसमें ये लाइन भी स्ट्रेट है, ये लाइन भी स्ट्रेट है, ये भी लाइन भी स्ट्रेट है, लेकिन ये वाली लाइन जो है ये कर्व्ड है। इस वजह से ये जो शेप है ये कोई शेप नहीं बनती, ये कोई आर्बिट्रेरी शेप है, जिसके लिए हम कोई ऐसे नहीं फार्मूला लगा सकते कि जी कौन सी शेप का फार्मूला लगाए और इसका एरिया आ जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो हमें करना क्या पड़ेगा, हम क्या कहते हैं कि इसका एरिया किस तरह से निकालेंगे। उसके लिए हमने कहा अगर मैं इस पूरी शेप को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है कि हम पूरा पिंक एरिया एकदम से ना कैलकुलेट करें, हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दें। हम कहेंगे जी ये जो पूरा पिंक एरिया है ये छोटे छोटे रेक्टेंगल से मिलके बना है। ठीक है? ये जो पिंक रेक्टेंगल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो अब रेक्टेंगल का तो एरिया मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। फिर जब सबका एरिया आ जाएगा तो फिर मैं उनको क्या करूंगा कि ऐड अप कर लूंगा, टोटल एरिया आ जाएगा। लेकिन उसमें मसला क्या है, उसमें मसला ये है कि अगर आप गौर से देखें तो गौर से देखें तो ये जो किनारे हैं, ये वाले किनारे ये लाइन से बाहर आ गए, जो फोर्स की एक्चुअल लाइन थी उससे बाहर आ गए, तो ये तो मसला हो गया। तो इसने तो मुझे इजाफी वैल्यू दे दी। और भी देखें, ये जो वाइट हिस्से हैं ये तो कैलकुलेट ही नहीं हुए, ये तो हमारे टोटल रेक्टेंगल का हिस्सा ही नहीं बने। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रेक्टेंगल्स बनाने से काम तो हो जाएगा लेकिन थोड़ी थोड़ी इनएक्यूरेसी आ जाएगी। ये यहाँ पे गलतियां आ जाती हैं, ये जो किनारे बाहर जा रहे हैं और थोड़े से किनारे खाली रह रहे हैं, ये मसला बन जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन सही नहीं आएगी। तो उसके लिए कहा क्या गया कि अगर मैं रेक्टेंगल्स को और बारीक कर दूं, जैसे कि ये देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर वाले में 8 रेक्टेंगल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तकरीबन नीचे वाले में तकरीबन 16 रेक्टेंगल्स बनाएंगे। तो हमने क्या कहा कि अगर मैं रेक्टेंगल्स को बारीक कर दूं, थोड़ा छोटा कर दूं, उससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो किनारे बाहर आ रहे थे वो भी बहुत कम हो गए और जो किनारे खाली जा रहे थे वो भी बहुत कम हो गए। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमें रेक्टेंगल्स की विड्थ कम करने से फायदा क्या हुआ कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई। सो हमने क्या कहा कि हम इसी तरह इनको स्मॉल करते जाते हैं, छोटे से छोटे पीसेस में डिवाइड करते जाते हैं इन रेक्टेंगल्स को, इतना कि ये जो विड्थ है रेक्टेंगल्स के दरमियान, ये जो विड्थ है रेक्टेंगल्स के दरमियान ये अप्रोचेस टू जीरो हो जाए। जब ये अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगी तो सारे रेक्टेंगल्स बिल्कुल साथ साथ आ जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और फिर सारी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी और हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है वो ठीक हो गया। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, हमें ये लिमिट लगानी पड़ेगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एफ एन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, मतलब कितने एफ के हमने कितने पीसेस किए थे, 1 2 3 4, जितने भी पीसेस किए थे उसको हम डेल्टा एक्स एन के साथ मल्टीप्लाई करें, उन सबको ऐड अप कर दें तो हमारे पास टोटल पिंक एरिया का की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमने कहा उस पर हमने लिमिट लगानी कि डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोचेस टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स बिल्कुल जो विड्थ है वो बिल्कुल स्मॉल होती जाए। ठीक है, अगर हम लिमिट लगाएंगे तो आपको पता है कि डेल्टा एक्स जो है वो चेंज हो जाता है dx, और इसी तरह समेशन पर जब लिमिट लगती है तो वो चेंज हो जाता है इनटू इंटीग्रेशन। ठीक है, सो हमारे पास ये वाली सारी चीज जो है वो चेंज हो जाएगी इसमें, एंड वर्क डन वुड बी इक्वल टू दिस इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, मतलब फोर्स चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे, इतने छोटे पीसेस में कि वो अप्रोचेस टू जीरो हो जाए। तो फिर हम उनको बाद में हर पीस को
के लिए वर्क निकाल कर उन सबको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल जो है वो बड़ी एक आसान एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि हमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पेश आई थी। ठीक है, और इसी वजह से कैलकुलस मुतारिफ करवाई गई थी। दिस इज द बेसिक्स ऑफ कैलकुलस। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे।